हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू मजेदार सी सीरीज के साथ जिसका नाम है इम्प्रेस इन द डार्क नाइट। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन लीड शूजेंग को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर फ्लाई करने के साथ साथ किसी से कॉल पर बात करते हुए कह रहा था कि मैं बस अपने टारगेट तक पहुँचने वाला हूँ। वो लोग भी इसे सावधान रहने के लिए कह रहे थे कि इस बार का मैच बहुत खतरनाक है, पहले ही काफी सारे लोग मारे गए, लेकिन शूजेंग बोला कि मेरे लिए सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट है, मैच जितना भी खतरनाक हो मैं उसे देख लूंगा। दूसरी तरफ हमें कुछ गुंडों का क्राउड दिखाया जाता है और यहाँ पर हमारी फीमेल लीड वेंजी को भी बंधे हुए हाथों के साथ लाया गया जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी। थोड़ी ही देर में उन गुंडों का लीडर मिस्टर जिया भी वेंजी के सामने आकर बैठ गया और वो सबसे कहता है कि आज के फाइट में जो भी जीत गया ये लड़की उसे गिफ्ट में दी जाएगी। बस ये कहने की देर थी कि कुछ गुंडों की आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी मिस्टर जिया के एक आदमी ने उसे बताया कि बाहर हमने किसी लड़के को पकड़ा है और मिस्टर जिया ने उसे अंदर लाने के लिए कहा। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शूजेंग ही होता है। इधर गुंडों की लड़ाई में एक लड़का सबको हराकर ऑलमोस्ट जीत ही चुका था। पैसों का इनाम मिलने के साथ साथ उसे ये खूबसूरत लड़की भी मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले ही शूजेंग उससे लड़ने के लिए सामने आ गया। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर शूजेंग कोई मामूली सा पर्सन नहीं था जिसे कोई भी आसानी से हरा दे। उस गुंडे को खुद पर एक भी वार करने नहीं दे रहा था। मिस्टर जिया तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और पूछने लगा कि आखिर ये लड़का है कौन। उसके आदमी ने बताया कि सुना है ये किसी फॉरेन कंट्री का प्रोफेशनल सोल्जर है। मिस्टर जिया भी समझ गया कि ये कोई मामूली सा लड़का नहीं। तब तक शूजेंग ने उस गुंडे को हरा दिया था और मिस्टर जिया के सामने आते हुए कहने लगा कि अब मुझे मेरा प्राइस चाहिए, जितने पैसे आपने इस मैच के लिए लगाए थे। मिस्टर जिया कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, पहले अपने इस गिफ्ट यानी कि वेंजी पर भी तो नजर डाल लो। जब तक तुम इसके साथ रूम में टाइम स्पेंड करोगे तब तक तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाते हैं। ये सुनकर शूजिंग बेरुखी से वेंजी की तरफ देखते हुए कहता है कि यह आइडिया बुरा नहीं है और फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया, जबकि वो अभी तक काफी ज्यादा डरी हुई थी। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक से 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेंजी की तरफ एक लड़की ने हाथ बढ़ाया था और कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। जिस पर वेंजी ने भी उसकी हेल्प करने की ठान ली और कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी पुलिस को कॉल कर देती हूँ। फिर जैसे ही उसने मोबाइल निकाला तो वो लड़की इसका फोन छीन लेती है। यहाँ वेंजी समझ गई और उसे कहती है कि तुम भी उन लड़कों के साथ मिली हुई हो। वो लड़की बोली कि माफ करना, लेकिन खुद को बचाने के लिए मुझे अपने रिप्लेस में उन्हें कोई लड़की तो देनी ही होगी। वो लोग भी इसे पकड़ कर ले आए थे। प्रेजेंट में वो शूजेंग का बढ़ता हुआ हाथ देखकर सोच रही थी कि पता नहीं ये हाथ मुझे कहाँ तक लेकर जाएगा, लेकिन खैर वो भी अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। शूजेंग उसके इमोशन की परवाह किए बगैर उसे कंधे पर उठाकर रूम में ले जाने लगा, जबकि वेंजी उसे खुद को उतारने के लिए कह रही थी। मिस्टर जिया भी अपने आदमियों को इसके पीछे भेज देता है कि जब तक हम इसे अच्छे से जान नहीं जाते तब तक इस पर नजर रखो। उधर रूम में शूजेंग वेंजी से कह रहा था कि अपनी एनर्जी को बचा कर रखो, अभी तो हमें साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। जो सुनकर वहाँ के गार्ड्स भी अब बाहर चले गए। उन लोगों के जाने के बाद ये वेंजी को दीवार के साथ लाकर लगा देता है और पूछने लगा कि अब तुम चिल्ला क्यों नहीं रही। तो वो बोली क्योंकि तुमने ही तो मुझे अपनी एनर्जी सेव करने के लिए कही। शूजेंग बहुत ही कोल्ड हार्टेड था। वो कहता है कि गुड, अपने इसी एटीट्यूड को बनाए रखो। जो कहकर वो उसके और भी ज्यादा करीब जाने लगता है। यहाँ वेंजी बोली कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके जवाब में शूजेंग बोला कि अब जब मैं तुम्हारे इतने करीब आ चुका हूँ तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कहकर वो वेंजी के सैंडल्स को उतार देता है और फिर खुद ही उठाकर उसे वॉशरूम तक ले आया। वो तो अभी तक नर्वस थी कि आखिर ये लड़का करने क्या वाला है। शूजेंग पहले तो उसकी टांगों पर शावर लगा देता है और फिर उसे घुमाते हुए उसका मुंह विंडो की तरफ कर दिया। धीरे से उसे कहने लगा कि तुम्हें वो लोग नजर आ रहे हैं, उन लोगों ने हम पर नजर रखी हुई है। अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों ही यहाँ से जिंदा निकलकर बाहर जाए तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। ना चाहते हुए भी वेंजी को उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ा और शूजेंग भी उसे उठाते हुए बेड तक ले आया, मगर अभी भी वो इसे अपने करीब आने नहीं देती और जितना दूर जा सके दूर जाने की कोशिश कर रही थी। जबकि शूजेंग ने उसके हाथ बांध दिए ताकि प्लान में वो कोई भी गड़बड़ ना करे। दूसरी तरफ बाहर से जो गुंडे इनको देख रहे थे वो आपस में ही बात करते हुए कहते हैं कि सब कुछ सेट चल रहा है तो क्यों ना अपने लीडर को ये मैसेज पहुंचा दे। जो कहने
के बाद वो लोग चले गए। इधर शूजिंग वेंजी के जख्म पर मरहम लगा रहा था और वेंजी ने जब देखा कि कोई भी नहीं है तो वो इसे कहती है कि मेरे हाथ खोलो, वो लोग जा चुके हैं। शूजिंग ने भी उसके हाथ खोल दिए थे और बेड से नीचे उतर आया। जब वेंजी ने उससे सवाल किया कि तुम सिर्फ नाटक क्यों कर रहे थे, तो वो बोला क्योंकि ये मेरा काम है, मैं एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता हूँ, तुम्हारी फैमिली ने ही मुझे हायर किया है। जो सुनकर वो बोली कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे, और ये कहता है कि फिलहाल तो मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन एक बात तुम अच्छे से जान लो कि जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते तब तक तुम्हें मेरी हर बात को फॉलो करना होगा। और फिर फौरन से आकर उसे उसके जूते पहना देता है। वेंजी को समझ नहीं आती कि ये लड़का रूड है या फिर जेंटल, पर खैर फिलहाल तो उसे इसी के साथ ही गुजारा करना होगा। उधर मिस्टर जिया ने जब उन लोगों का वो पैगाम सुना तो वो कहता है कि मुझे इस लड़के का ये फेयरलेस एटीट्यूड काफी पसंद आया, बहुत काम का लड़का लगता है। यहाँ शूजेंग और वेंजी वहाँ से जाने का सोच रहे थे, लेकिन गार्ड्स ने उन लोगों को रोक लिया था, जिस पर वेंजी बोला कि तुम लोग पैसों को काउंट करने में बहुत स्लो हो, इसलिए उसे मेरे अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देना। उन गार्ड्स ने बताया कि मिस्टर जिया की इजाजत के बगैर यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता, जिस पर शूजेंग कहता है पर मेरी बंदी को तो घर जाना है, इसलिए खामखा मेरा रास्ता मत रोको और जो पैसे हैं उसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ये कहकर वो जाने लगा था, पर अब मार पिटाई शुरू हो जाती है। उनको तो लगा था कि ये अकेला बंदा है और हम काफी सारे तो आसानी से इसको ढेर कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा शूजेंग ने उन लोगों को ही ढेर कर दिया। खुद पर तो वो उन लोगों का कोई भी वार लगने नहीं देता, लेकिन साथ साथ वो वेंजी को भी प्रोटेक्ट कर रहा था। जैसे ही उसे कोई मारने वाला होता है तो वो फौरन से उसके सामने आ गया। अब तो पूरे इस सीक्रेट बेस में अलार्म बजना शुरू हो गया और सभी सिपाही अलर्ट हो जाते हैं। जब रूम में आकर देखा कि वो दोनों भाग चुके हैं तो फौरन से सबको सिग्नल दे दिया उन दोनों को ढूंढने का। शूजेंग भी समझ चुका था कि यहाँ से बाहर जाना इतना भी आसान काम नहीं। इस दौरान वेंजी तो काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन शूजेंग उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये वॉकी टॉकी अपने हाथ में पकड़ो, मैं जैसा करने के लिए कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। पहले तो वेंजी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन आखिरकार वो उसकी बात मान जाती है। असल में शूजेंग अपने पास आने वाले आदमियों को चकमा देना चाह रहा था। जैसे ही वो लोग वॉकी टॉकी की आवाज सुनकर इधर करीब आने लगते हैं तो शूजेंग ने उन पर पीछे से अटैक कर दिया। इसके बाद वो वेंजी को इशारा करके बता रहा था कि मैं 5 तक गिनकर एक फायर करूंगा और उस वक्त तुम भागकर मेरी तरफ आ जाना। जिसके बाद वेंजी भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। फायर की आवाज सुनकर ही वो फौरन से शूजिंग के पास भागती हुई चली गई और वो उसे एक ही हाथ से उठा लेता है। जिसके बाद उसे बाहर ले जाने लगा कि ये हमारे पास अच्छा मौका है यहाँ से भागने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी दोनों पकड़े गए। ऊपर से मिस्टर जिया हंसते हुए कह रहा था कि तुम अपने पैसों को तो साथ ले जाना भूल ही गए, मैंने उसे तुम्हारे लिए डबल कर दिया है। शूजिंग भी वेंजी को नीचे उतारकर हैंड्स अप कर देता है। मिस्टर जिया उसे कह रहा था कि 6 महीनों के लिए तुम्हें मेरे साथ यहीं पर रहकर मेरे लिए काम करना होगा, उसके बाद चाहो तो चले जाना। इसके जवाब में शूजेंग बोला कि ठीक है, वैसे भी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, लेकिन इस लड़की को जाने दो ताकि ये मेरे लिए एक मैसेज पहुंचा दे। मिस्टर जिया इतना भी बेवकूफ नहीं था, वो कहता है कि अगर इस लड़की ने जाकर पुलिस को बता दिया तो इसलिए हम इसे भी जाने नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन आज के बाद ये लड़की सिर्फ तुम्हें ही सर्व करेगी। ये सुनकर अब शूजेंग वेंजी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया, जबकि इधर मिस्टर जिया अपने आदमी को कहता है कि इस पर नजर रखना, अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते कि ये लड़का क्या करने वाला है। उधर शूजेंग रूम में आकर लेट गया था, जिस पर वेंजी पूछने लगी कि तुम्हें अभी भी सोने की पड़ी है। जवाब में वो बोला कि क्या यहाँ से बाहर जाने का हमारे पास कोई रास्ता है, अगर है तो तुम ही बता दो। जिसके बाद वेंजी बोली कि अगर तुम बेड पर सो जाओगे तो मैं कहाँ सोऊंगी। इस पर शूजेंग ने उसे सराहना पकड़ा दिया कि यकीनन तुम मेरे साथ बेड तो शेयर करने वाली हो नहीं, तो सोफा पर चली जाओ। इस पर वेंजी को गुस्सा आ जाता है कि मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ तो बेड मुझे मिलना चाहिए, लेकिन खैर अब वो सराहना लेकर सोफा पर पहुँच आई। थोड़ी देर वहाँ लेट जाने के बाद वो कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही, बेड तो मुझे ही मिलना चाहिए। जो कहने के बाद वो शूजेंग के पास वापस आ गई। उसे सोते हुए देखकर वेंजी उसे टच करने की कोशिश कर रही थी। शूजेंग ने अचानक से आंखें खोल दी, जो कि इसे काफी ज्यादा डरा देता है। पूछने लगा कि तुम सोई क्यों नहीं। जब वो जाने लगी तो ये उसका हाथ पकड़कर डायरेक्टली इसे बेड तक ले आया और फिर फौरन से किस करने लगा। वेंजी उसे खुद को बचाना चाह रही थी और इसी चक्कर में उसे एक जोरों का थप्पड़ मार दिया। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शूजेंग जबरदस्ती वेंजी को किस कर रहा था और बदले में वेंजी ने उसे एक जोरों का थप्पड़ मार दिया। तभी उसकी नींद से आंख खुली और उसने देखा कि ये सब कुछ सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन थप्पड़ तो उसने सच्ची का मारा
है उधर शुजेंग भी कहने लगा कि मेरी इतनी हेल्प करने का अब तुम मुझे ये सिला दोगी। वेंजी ने फौरन से माफी मांग ली कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक पिग मुझे चक्की काट रहा है और वो बोला कि खैर अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मिस्टर जिया के साथ ब्रेकफास्ट करना है। नेक्स्ट सीन में वेंजी ने एक स्लीवलेस ड्रेस पहन ली थी पर इसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो पीछे ही खड़े शुजेंग को आवाज देते हुए कहती है कि प्लीज मुझे पीछे से एक शर्ट पकड़ा दो, मैं इसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। जबकि वो दोबारा से माइस्टीरियस बिहेव करते हुए इसके करीब आ गया, इवन के बैक साइड से इसे हक कर दिया। जिस तरह से वो इसके नेक को टच कर रहा था ये वेंजी को बहुत अजीब लगा और पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो इसे खामोश रहने के लिए कहता है। फिर उसे एक जोरों की चुंडी काट देता है ये कहते हुए कि हम दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की है, कम से कम इसका कोई सबूत तो नजर आना चाहिए। वेंजी बोली कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं खुद ही कर लूंगी, जिसके बाद वो खुद ही अपने जिस्म पर निशान बना देती है। लेकिन इसके साथ साथ उसने शुजेंग का हाथ पकड़ लिया था और उस पर जोरों की चक्की काट दी, ये कहते हुए कि अगर मेरी बॉडी पर निशान हो सकते हैं तो तुम्हारी बॉडी पर क्यों नहीं। तब तक दूसरी तरफ से डोर पर नॉक हुआ जो कि मिस्टर जिया ही था और इन दोनों को बाहर आने के लिए कह रहा होता है। इवन कि वो अपनी गन पकड़कर रेडी हो गया था क्योंकि अभी तक भी उसे शुजेंग पर पूरा ट्रस्ट नहीं हुआ। लेकिन तब तक शुजेंग ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने के लिए कहा। अंदर आने के बाद जब उसने वेंजी के जिस्म पर निशान देखे और कमरे की बिगड़ी हुई हालत देखी तो वो समझ चुका था कि मैं खामखा ही इन दोनों पर शक कर रहा था। वो दोनों भी इसके सामने लवी डवी बिहेव करने लगे जैसे सच में ही 1-2 दिन साथ गुजारने के बाद इन दोनों के बीच में प्यार आ गया हो। खैर मिस्टर जिया ने इन दोनों को ब्रेकफास्ट पर चलने के लिए कहा, ये कहते हुए कि उसके बाद फिर हमें एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से भी मिलना है। नेक्स्ट सीन में वो इम्पोर्टेंट क्लाइंट मिस्टर बियाओ पहुंच आया था जो कि मिस्टर जिया के साथ काला धंधा करने वाला है। उसे अपने धंधे के लिए ये जगह काफी पसंद आई और कहता है कि मैं जरा इसको अच्छे से विजिट कर लेता हूँ, जो कहकर वो आगे चला गया। और इधर मिस्टर जिया शुजेंग से कहता है कि अब से तुम इस वाले क्लाइंट के साथ डिलीवरीज को हैंडल करोगे, जिस पर उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा लेकिन सर हिलाते हुए ओके कर देता है। नेक्स्ट सीन में वेंजी को दिखाया गया आज इतने दिनों के बाद उसे अंधेरे वाले रूम से निकलकर रोशनी देखने को मिली, तो वो अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर रही होती है। मगर इसी दौरान उस पर नजर पड़ी मिस्टर बियाओ की। इधर मिस्टर जिया शुजेंग से बात करते हुए पूछ रहा था कि तुम्हें हमारे बेस पर रहना कैसा लग रहा है, कि तभी उसे अचानक से मिस्टर बियाओ की कॉल आई ये कहते हुए कि मुझे तुम्हारे बेस पर एक लड़की बहुत पसंद आई। मिस्टर जिया बोला कि आप फिक्र क्यों करते हो, हमारे बेस पर आपको जो चीज भी पसंद आए उसे उठा लो, वो आपकी हुई। लेकिन इधर शुजेंग ने जब उसकी बात सुनी तो वो फौरन वहाँ से निकल जाता है। वेंजी को ढूंढने के लिए बाहर चला आया पर वो इसे कहीं पर भी नजर नहीं आई, इसलिए उसने कैमरा की रिकॉर्डिंग्स खुलवा दी थी, जिससे पता चला कि उसे तो मिस्टर बियाओ अपने साथ ले गया है। मिस्टर जिया भी हैरान था कि उस गधे को भी वही लड़की पसंद आनी थी, जबकि इधर शुजेंग गुस्से में गाड़ी की चाबियां देने के लिए कहता है, जिस पर उन्होंने भी जल्दी से दे दिए। आफ्टर दैट वो अपनी जान की परवाह ना किए बगैर फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था ताकि जल्दी से शॉर्टकट लेकर उनके सामने आ जाए और मिस्टर बियाओ उस लड़की को कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। वेंजी को जब होश आया और उसने अपने आप को किसी और के साथ देखा तो वो चीखने चिल्लाने लग जाती है, जबकि मिस्टर बियाओ उसे अपनी आवाज बंद करने के लिए कह रहा था। तभी इनके सामने शुजेंग ने गाड़ी को लाकर रोक दिया था और फौरन से अपनी गाड़ी से बाहर आकर इसके सामने आ खड़ा हुआ, इसे अपनी गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहता है। मिस्टर बियाओ ने उसकी बात नहीं मानी तो ये अपनी गन निकाल देता है, जो देखकर तो अब वो फौरन से बाहर चला आया। वेंजी ने भी जब उसे देखा तो फौरन से उसकी गाड़ी से बाहर आ जाती है और जल्दी से शुजेंग की गाड़ी में जाकर बैठ गई। मिस्टर बियाओ कह रहा था कि क्या मिस्टर जिया ने तुम्हें तुम्हारा काम नहीं बताया। शुजेंग बोला कि बताया था, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ काम के सिलसिले में नहीं आया। इसके बाद वो वेंजी को अपने साथ ले जाता है, जबकि मिस्टर बियाओ से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करने लगा कि ये मामूली सा लड़का मेरे साथ इतनी बदमाशी कैसे कर सकता है। लेकिन शुजेंग के लिए उस जैसे लोगों को डील करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो उसे चकमा देते हुए अपनी गाड़ी को साइड पर करके उसका एक्सीडेंट करवा देता है, जिसके बाद वो एक सुनसान सी गली में पहुंच आया था। यहाँ वेंजी उसे पूछने लगी कि आज तुमने दोबारा मेरी जान बचाई, जिस पर वो बोला कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं, और ये हमारे पास एक चांस भी है यहाँ से भागने का। लेकिन तभी दोनों ने देखा कि इनकी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, यानी कि ये लोग अभी भी मिस्टर जिया की नजर में ही है। वो लोग भी यहाँ पर पहुँच आए थे। धीरे धीरे इनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। इनके पास भी अब ज्यादा टाइम नहीं था कोई बहाना ढूंढने का, लेकिन जब वो लोग इसके करीब पहुँचे तो देखा कि ये दोनों रोमांस कर रहे हैं।
हैं। मिस्टर जिया को बड़ा अजीब लगा। वो कहता है कि अरे तुम दोनों गाड़ी में भी शुरू हो गए, जिस पर शुजेंग बोला कि मैं बस देख रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड ठीक तो है ना। मिस्टर जिया भी अब इन दोनों का क्या ही करता। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, जब तुम दोनों का ये रोमांस खत्म हो जाए तो जाकर मिस्टर बियाओ से माफी मांग लेना। ये कहकर वो चले गए और ये दोनों भी जरा रिलैक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिया मिस्टर बियाओ को बुलाकर उसे कह रहा था कि ये तुम्हारा बैड लक है कि तुम्हें वही लड़की पसंद आई जो कि मेरे एक आदमी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके अलावा मैं तुम्हें 10 लड़कियां और दे सकता हूँ। क्या कहते हो तुम? अब तो नाराज नहीं होना। जबकि मिस्टर बियाओ इस पर भी राजी नहीं हुआ। वो कहता है कि मुझे धंधे में 70% प्रॉफिट चाहिए, जबकि तुम्हारा सिर्फ 30% होगा। ये सुनकर तो मिस्टर जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी कहता है कि ठीक है। साथ ही उसने अपने हाथ में उठाई हुई छुरी जोर से उसके मुंह पर मार दी, जिससे तो वो बुरी तरह से घायल हो गया। और मिस्टर जिया उसके करीब आते हुए कहता है कि तुम्हारी भूख तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए मेरा फर्ज बनता था कि तुम्हें अच्छे से खाना खिलाऊं। उधर वेंजी तो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। जबकि मिस्टर जिया ने अपने एक आदमी को अपने पास आने के लिए कहा। उसके हाथ में छुरी पकड़ा देता है, ये कहते हुए कि इसे अभी के अभी खत्म करके अपनी वफादारी का सबूत दो। लेकिन वो लड़का काफी ज्यादा नर्वस था। आखिरकार वो कह देता है कि मैंने कभी भी किसी का खून नहीं किया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जो सुनकर मिस्टर जिया ने उसे भी फौरन से मार डाला। अब तो वेंजी और भी ज्यादा डर गई थी, लेकिन मिस्टर जिया की नजरें अब शुजिंग पर टिकी हुई थी। वो कहता है कि क्या तुम इसे मारना चाहोगे? वो तो जल्दी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वेंजी ने उसे रोक लिया कि नहीं प्लीज, हम यहाँ पीस बनाने के लिए आए हैं, तुम किसी को भी कत्ल नहीं कर सकते। इसके जवाब में वो बोला मगर मिस्टर जिया इसे मारना चाहता है, और वैसे भी जब हम जिंदा हो तो बाकी के लोगों से हमें क्या लेना देना। मेरी जान तुम डरो मत, ये दुनिया ऐसी ही है। जिसके बाद वो बहुत ही कूल तरीके से मिस्टर बियाओ की तरफ बढ़ने लगा। वो छुरी भी हाथ में उठा लेता है और उसके मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया। बगैर कुछ सोचे समझे एक ही बार में उसकी गर्दन काट दी और फिर उसे पानी में धकेल देता है। मिस्टर जिया तो उसकी ये बहादुरी देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया कि मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जब वो वेंजी के पास आया तो वेंजी ने उसे मारना शुरू कर दिया कि तुम पागल हो, कोई इंसान नहीं हो सकते, तुम यकीनन कोई जानवर ही होगे। बदले में वो बोला कि मैं तो हमेशा से ही ऐसा था, क्या तुम्हें आज पता चला? उधर मिस्टर जिया कहने लगा कि अपनी गर्लफ्रेंड को यकीन दिलाने के लिए तुम्हें हमारी हेल्प की जरूरत तो नहीं ना। जवाब में शुजेंग बोला कि मैं अपने मसलों को खुद ही सुलझा सकता हूँ, इसमें मुझे किसी के हेल्प की जरूरत नहीं। जिसके बाद मिस्टर जिया वहाँ से चला गया, ये कहते हुए कि हम तुम्हारे लिए गाड़ी छोड़कर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद वेंजी ने उसका कटा हुआ हाथ देखा तो पूछने लगी कि तुमने मिस्टर बियाओ को नहीं मारा है ना। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। शुजेंग ने मिस्टर बियाओ को खामोश रहने के लिए कहा था, जिसके बाद वो अपने हाथ पर छुरी चला देता है, जबकि इधर मिस्टर बियाओ अभी भी जिंदा था। नेक्स्ट सीन में शुजेंग कहता है कि इससे पहले कि मिस्टर जिया को पता चले कि मिस्टर बियाओ अभी भी जिंदा है, हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वेंजी को इसके हाथ की फिक्र हो रही थी। वो इसे बिठाकर इसके जख्म पर कुछ लगाना चाहती है, जबकि वो बोला कि तुम मुझ पर रहम मत खाओ। वेंजी ने पूछा कि क्या तुम हमेशा ही ऐसे हेल्प को रिफ्यूज कर देते हो? इसका उसने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो कहता है कि याद रखो मैं सिर्फ अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा हूँ, तुम्हारे दिल में कभी भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स पैदा नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर तो वेंजी भी स्पीचलेस हो गई। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिया को दिखाया गया, जो अपने आदमियों से कहता है कि शुजेंग अब हम लोगों में से एक है, मजीद उस पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, उसे फ्री छोड़ दो। लेकिन अभी भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि सिर्फ कुछ ही दिन उस लड़की के साथ गुजार लेने के बाद वो उसके लिए अपनी जान को भी दाव पर क्यों लगा रहा है। तभी मिस्टर जिया के पास एक लड़की आई। वो कहती है कि मैं तुम्हें पता लगा कर दे सकती हूँ कि वो तुम्हारा वफादार बन गया है या वो अभी भी तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर जिया ने भी उसे इजाजत दे दी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 3rd एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में शुजेंग कुछ लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा था, तो वो वेंजी से कहता है कि इधर आओ तुम्हें भी कुछ मूव सिखाऊं। लेकिन यहाँ वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं, जबकि ये भी उनके प्लान का हिस्सा था। तभी दूसरी तरफ से मिस्टर जिया अपनी बेटी के साथ आया, जिसे कि हम इसकी गर्लफ्रेंड समझ रहे थे। वो लड़की क्वायर शुजेंग के करीब आकर उसे कहती है कि तुम काफी हैंडसम लग रहे हो, और फिर
अपने डैड मिस्टर जिया से कहने लगी कि बस इसे ही मेरा बॉडीगार्ड बना दो। मिस्टर जिया ने बताया कि ये मेरी बेटी है, आज के बाद तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना होगा। और वो बोला कि नो इशू, बस इसको कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड के मेरे अराउंड होने से। नेक्स्ट सीन में क्वायर शॉपिंग करने के लिए आई थी। बहाने बहाने से वो शुजेंग से कहने लगी कि ड्रेसेस सेलेक्ट करवाने में तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर लेते। ये बगैर देखे उसे कुछ ड्रेसेस पकड़ा देता है कि ये तुम पर सूट करेंगी, जो वो पहनने के लिए अंदर चली गई। शॉप सर्वेंट ने वेंजी को भी एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कहा, जबकि शुजेंग उसके करीब आते हुए कहता है कि ये मेरा असिस्टेंट रेन है, इसके साथ जाओ, ये यहाँ से भागने में तुम्हारी हेल्प करेगा। वेंजी बोली मगर तुम्हारा क्या? तो वो बोला कि मेरी फिक्र मत करो, बस तुम जाओ यहाँ से। चाहे वो जाना नहीं चाहती थी मगर फिर भी उसे जाना पड़ा। तब तक क्वायर बाहर आ जाती है, जो पूछ रही थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ गई, कहीं तुमने उसे जानबूझकर तो नहीं भेज दिया कि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। तो फिर मेरे डैड के आने से पहले पहले तुम्हें मुझे खुश करना होगा। उधर जेन वेंजी को अपने साथ गाड़ी में बिठा देता है, लेकिन तभी उसने देखा कि सामने से मिस्टर जिया और उसके आदमी आ चुके थे। क्योंकि उन्हें वेंजी के गायब होने का पता चल गया है। मिस्टर जिया कह रहा था कि यकीनन शुजेंग ने ही उस लड़की को यहाँ से भागने में हेल्प की होगी, आज तो वो नहीं बचने वाला। ये बात वेंजी ने भी सुन ली। उधर क्वायर शुजेंग को अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कह रही थी, जिसके लिए उसने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन आज वो यहाँ इसे खत्म भी करना चाहता है। इससे पहले ही मिस्टर जिया अंदर आ गया, जो कि यहाँ शुजेंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो इसे सवाल करते हुए पूछ रहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ गई। साथ ही इसने गन तैयार रखी थी इसे शूट करने के लिए कि तभी दूसरी तरफ से वेंजी चेंजिंग रूम से बाहर आई और शुजेंग के सामने आकर खड़े होते हुए पूछने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। शुजेंग ने उसका वापस आना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो सबके सामने इसे कंधे पर उठाते हुए वापस से चेंजिंग रूम के अंदर ले गया। इधर ये सब हैरान थे। क्वायर बोली कि ये दोनों इतने बोल्ड कैसे हो सकते हैं, जिस पर मिस्टर जिया कहने लगा कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि इन दोनों को इतनी जल्दी एक दूसरे से प्यार कैसे हो गया। मिस्टर जिया तो सेफ साइड पर रहने के लिए अभी भी उसे गोली मारकर खत्म करना चाहता था, लेकिन इधर क्वायर बोली कि क्यों ना आप इसको अपना दामाद बना लो। मिस्टर जिया बोला कि क्या तुम्हें यही लड़का पसंद आया था। उधर शुजेंग उससे पूछ रहा था कि तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत थी, तो वो बोली क्योंकि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। और ये कहता है कि मैंने कहा था ना कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। वेंजी ने भी अच्छा जवाब दिया कि ज्यादा खुशफहमी में मत रहो, लेकिन शुजेंग बोला कि खबरदार अगर आइंदा तुमने इस तरह मेरी इजाजत के बगैर कोई भी काम किया तो। इसके बाद पार्टी का सीन दिखाया गया। मिस्टर जिया अपने दोनों बहादुर सोल्जर्स की आपस में दोस्ती करवा देता है कि आज के बाद तुम दोनों भाइयों की तरह रहना, लेकिन क्वायर के इरादे तो कुछ और ही थे। वो उस लड़के के साथ मिलकर वेंजी के ड्रिंक में ड्रग मिला देती है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो ड्रिंक इधर शुजेंग ने पी ली। उसने वेंजी को अपने रूम में जाने के लिए कहा कि कुछ ही देर के बाद मैं रूम में आ रहा हूँ, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। नेक्स्ट सीन में शुजेंग काफी ज्यादा ड्रंक हो गया था, लेकिन उसने ड्रग वाली ड्रिंक भी तो की थी, इसलिए वो फिलहाल अपने होशो हवास में बिल्कुल भी नहीं। इसी दौरान एक आदमी जानबूझकर उसे क्वायर के रूम में ले आया, जो कि क्वायर का प्लान था। वो भी इसे रोमांटिक होते हुए कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझे खुश करना होगा। वो इसे खुद से दूर हटने के लिए कह रहा था, लेकिन क्वायर अपने मकसद में कामयाब होना चाहती है। दूसरी तरफ वेंजी को दिखाया गया, वो लड़का भी इसके रूम में पहुंच आया था इसके साथ जबरदस्ती करने के लिए, लेकिन वेंजी ने उसे सीक्रेट जगह पर लात मारी और फौरन वहाँ से बाहर भाग गई। इधर क्वायर के रूम में आकर उसे शुजेंग को छोड़ने के लिए कह रही थी। क्वायर इसके पास आते हुए कहती है कि ये एक लड़का ही तो है, तुम इसके लिए इतनी मुसीबतें क्यों बना रही हो, जबकि वेंजी शुजेंग के पास आकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वो अपने मुंह में पानी डालकर इसे पिलाना चाह रही थी, मगर इससे पहले ही शुजेंग उसे पकड़कर किस करने लगा। वो भी खुद को नहीं छुड़ाती क्योंकि क्वायर इन दोनों को देख रही होती है। क्वायर के यहाँ से जाने के बाद शुजेंग बोला कि मुझे कोल्ड बाथ दिलाने के लिए लेकर जाओ, इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं। नेक्स्ट सीन में जब वो होश में आया तो वेंजी को बता रहा था कि रेन ने गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स का खात्मा कर दिया होगा, वो हमारे लिए गेट भी ओपन कर देगा, चलो हमें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। दूसरी तरफ रेन को दिखाया गया, उसने तो अपना काम कर दिया था और इन दोनों के लिए गेट भी ओपन कर दिया, लेकिन अचानक से कुछ और लोग पहुँच आए और वो पकड़ा जाने वाला था। इधर शुजेंग और वेंजी भी बाहर तक पहुँच आए थे, मगर तभी उन्होंने रेन का सिग्नल देखा कि बाहर खतरा है। वेंजी फौरन से अपने हाथ बांध देती है और उसे कहने लगी कि तुम बहाना लगा देना कि मैं भाग रही थी और तुमने मुझे पकड़ लिया, जो सुनकर अब शुजेंग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिया वेंजी को डांट रहा था कि तुम कुछ ज्यादा ही शातिर नहीं बन रही हो। शुजेंग भी सब कुछ रियल दिखाने के लिए उसके करीब आकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की। इवन के उसे उठाते हुए अपने रूम में बेड तक ले आया ताकि सबको ये लगे कि मैं इसे बुली कर रहा हूँ, और बाकी सबने भी इन दोनों
दोनों पर नजर रखी हुई थी। ये दोनों भी रूम के अंदर सब कुछ रियल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार शुजेंग बोला कि मेरे ख्याल से हमने इन लोगों को उल्लू बना लिया है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जिया ने इसे अपने पास बुला लिया था और एक पैकेट दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हें किसी तक पहुंचाना होगा। शुजेंग ने जब उसे ओपन करके देखा तो उसमें सारी शुजेंग की ही डिटेल थी, जो देखकर वो बोला तो आखिरकार तुमने मेरी रियल आइडेंटिटी निकलवा ही ली कि मैं एक मामूली सी जॉब करने वाला लड़का हूँ, लेकिन मुझे ऐसी छोटी मोटी जॉब्स ही पसंद है। मिस्टर जिया कहने लगा कि अगर तुम ये जॉब छोड़कर मेरे साथ काम करना शुरू कर दो तो तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अगर तुम ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जान को भी खतरा हो सकता है। शुजेंग ने जब वेंजी को उन लोगों के चुंगल में देखा तो वो कहने लगा कि तुम मुझे इतनी अच्छी ऑफर दे रहे हो तो भला मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं करूंगा। जिसके बाद मिस्टर जिया ने उसे एक प्रोफाइल पकड़ाई कि ये लड़का मेरा बिजनेस छीनने की कोशिश कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे भी वैसे ही खत्म करो जैसे कि तुमने मिस्टर बियाओ को किया। शुजेंग वेंजी को देखते हुए अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए निकल पड़ा। नेक्स्ट सीन में हमें वो लड़का लिंगवान दिखाया जाता है जो कि इन लोगों का टारगेट था। शुजेंग पहले तो उसे अच्छे से देखता रहा और फिर दिन दिहाड़े ही उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें वेंजी को दिखाया गया, वो लड़के उसे अपने साथ कहीं लेकर जा रहे थे। तभी इन लोगों की गाड़ी के सामने एक हैवी व्हीकल आकर रुक गया, जो देखने के लिए ये दोनों लड़के नीचे उतर गए और इधर वेंजी ने उस गाड़ी पर रैबिट रन लिखा हुआ देखा, जिसका जाते जाते शुजेंग ने उसे इशारा दिया था। अब वो फौरन से ड्राइविंग सीट पर आकर कार को ड्राइव करने लगती है। उधर मिस्टर जिया को भी खबर हो गई थी। वो कहता है कि हर हाल में इस लड़की को पकड़ लो क्योंकि शुजेंग इसे बचाने के लिए जरूर आएगा। आफ्टर दैट वेंजी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी वहाँ से भाग निकलने की, लेकिन वो लोग भी गाड़ियों में इसका पीछा कर रहे होते हैं। आखिरकार तो मिस्टर जिया ने उसे देख ही लिया और उसे सामने से आते हुए देखकर उस पर वार कर देता है, लेकिन एंड टाइम पर शुजेंग ने आकर उसके इस वार को डिसमिस कर दिया। वेंजी काफी ज्यादा डर चुकी थी, मगर अब उसे रियलाइज हुआ कि शुजेंग के होते हुए उसे कुछ भी नहीं हो सकता। इस बार वो जिस तरह से शुजेंग को देख रही थी, मानो या ना मानो, उसके दिल में इसके लिए फीलिंग्स आ चुकी है। चाहे ये बार बार उसे मना करता रहा, तब तक दूसरी तरफ से पुलिस भी पहुंच आई थी मिस्टर जिया और उसके आदमियों को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट सीन में शुजेंग वेंजी से कहता है कि मिस्टर जिया को पुलिस पकड़ कर ले गई, अब तुम इस सर्विस फाइल पर साइन कर दो कि मैंने अपना मिशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया। वेंजी ने जब फाइल को ओपन करके देखा तो कहने लगी कि इतने सारे पैसे, ये तो मेरी सिस्टर की 2 साल की सैलरी से भी ज्यादा है, क्या तुम हमें कुछ डिस्काउंट दे सकते हो? जितना प्यार से वो पूछ रही थी, इस पर शुजेंग उसे कैसे मना करता। वो कहता है कि मुझे अपने अगले टास्क के लिए एक फीमेल पार्टनर की जरूरत है, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं डिस्काउंट दे दूंगा। नेक्स्ट सीन हमें उस टास्क का दिखाया गया जहाँ वेंजी नर्स और शुजेंग डॉक्टर बना था। टास्क ये था कि एक ग्रैंडपा को सही सलामत हॉस्पिटल से बाहर निकालना है। ये लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं क्योंकि उनके ही कुछ रिश्तेदार उन्हें जायदाद की खातिर जान से मार देना चाहते थे, लेकिन ये दोनों अपने टास्क में कामयाब हो गए। अचानक से गार्ड्स को अंदर आते हुए देखकर ये दोनों जल्दी से इंटीमेट होने की एक्टिंग करने लगे, लेकिन सच में यहाँ तो ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे। शुजेंग जितना सख्त लौंडा बनने की कोशिश कर रहा था, मगर अब ये उसके लिए भी मुश्किल हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में उसने वेंजी को बताया कि अगर तुम एक और टास्क में मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें 70% डिस्काउंट दे दूंगा। वेंजी भी इसके लिए मान गई थी, जिसके बाद वो इसके साथ डांस करते हुए इसे बता रहा था कि किस तरह से तुम्हें क्लाइंट के हस्बैंड के साथ डांस करते हुए उसके जेब से कीज निकालनी होगी। यहाँ भी वो वेंजी के काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था, इवन के वेंजी के लिए भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। इसके बाद वो अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए रेडी हो गई थी। क्लाइंट के हस्बैंड के साथ डांस करते हुए उसके जेब से की कार्ड निकाल लेती है। जब तक उसे ये बात रियलाइज हुई तब तक ये शुजेंग के पास पहुंच आई थी और आगे का सारा मामला शुजेंग ने संभाल लिया था। नेक्स्ट सीन में वेंजी से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? वो बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट को भी पार देता है कि अब तुम्हें 70% डिस्काउंट मिल चुका है तो हम नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर वेंजी की लगी हुई पिक्चर को इसने अपने पास रख लिया था। वेंजी भी उस पेपर का एक टुकड़ा उठाते हुए इसे कहती है कि ये मेरा नंबर है, जब कभी भी तुम चाइना आए तो मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर करना, मैं तुम्हें चाइना विजिट कराऊंगी। ये सुनकर शुजेंग बोला कि क्या सिर्फ हम दोनों ही होंगे? ये कहकर वो जाने ही लगा था। वेंजी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो कहती है कि प्लीज तुम ये जॉब छोड़ दो, इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। पैसे कमाने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये सुनकर शुजेंग उसे खुद के करीब
कर देता है, इवन के उसे किस करने वाला था और वेंजी भी पीछे नहीं हटती, तो वो समझ गया था कि ये मुझे लाइक करने लगी है। फिर एक स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि भूलना मत मुझे पैसे सेंड करना। नेक्स्ट सीन में वेंजी अब्रॉड से चाइना वापस आ गई थी। शुजेंग को उसके पास से गए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसने मुड़कर कोई भी राब्ता नहीं किया। वेंजी चाह कर भी उसे बुला नहीं पा रही और ना ही उसे कांटेक्ट कर पा रही है, क्योंकि ये तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उदासी में और शुजेंग का वेट करते करते उसका वक्त गुजरता रहा। नेक्स्ट सीन हमें 3 साल के बाद का दिखाया गया। नारेटिव वॉइस में वो बताती है कि मैं अपनी उस पीसफुल लाइफ में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आवाज आती है कि नहीं, वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। ये कहते साथ ही उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां वेंजी की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पहला ख्याल उसे शुजेंग का आया जब वो उसे पहली बार मिली थी। प्रेजेंट में साइकोलॉजिस्ट ने उसे सवाल किया कि क्या तुम्हें उसका फेस नजर आ रहा है, तुम उसे पहचान सकती हो? तो वेंजी ने बताया कि अभी भी मेरे लिए उसका फेस ब्लरी है, मैं उसे नहीं पहचान सकती। इस पर साइकोलॉजिस्ट बोली। वेंजी ने पूछा कि मेरी लॉस्ट मेमोरी मेरे डेली रूटीन को इम्पैक्ट नहीं कर रही, तो क्या मैं अपनी जॉब को रीजॉइन कर सकती हूँ? जिस पर साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि हाँ, अब तुम रीजॉइन कर सकती हो। इसके बाद वो बाहर आते हुए यही सोच रही थी कि 6 महीनों के बाद आज फाइनली मैं अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ गई हूँ। दूसरी तरफ हमें शुजेंग को दिखाया गया, जो चाइना आने के साथ साथ किस्मत से वेंजी के शहर में आया था और अब वो काफी बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। फास्ट ड्राइविंग करके वो कहीं जल्दी में जा ही रहा था कि तभी अचानक से वेंजी उसकी गाड़ी के सामने आ खड़ी हुई। वेंजी भी डर के मारे वही बैठ जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शुजेंग की गाड़ी नहीं बल्कि कोई टैक्सी होती है। शुजेंग भी दूर ही खड़ा उसे देख पा रहा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाता और वही साइड से गुजर गया। उसके जाने के बाद वेंजी भी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शुजेंग एक शॉप में आया था कुछ लेने के लिए। किस्मत से वही वेंजी भी पहुँच जाती है, जो कि मिरर में अपने बाल सेट कर रही थी और अचानक से शुजेंग तो उसे देखकर हैरान ही हो गया। फौरन उसे 3 साल पहले का ख्याल आया जब असिस्टेंट रेन ने उसके कपड़े धो दिए थे, लेकिन धोने से पहले उसने पॉकेट्स चेक नहीं की। कपड़ों में धुल जाने की वजह से वेंजी ने जो उसे अपना नंबर दिया था वो मिट चुका है, इसीलिए ही वो कभी इससे कांटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन आज वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वेंजी तो उसे पहचान तक नहीं पा रही। वो उसे एक स्माइल करते हुए वहाँ से भाग निकली। वो भी फौरन से इसके पीछे बाहर निकल आया, लेकिन अब तक ये जा चुकी थी, दूर दूर तक कहीं पर नजर नहीं आती। आफ्टर दैट जब वो गाड़ी में बैठने जा रहा था, तभी उसने वेंजी को साइड पर नीचे बैठे हुए देखा, तो उसके करीब आते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है, ये पूछते हुए कि यहाँ पर क्या कर रही हो। उसका बढ़ता हुआ हाथ देखकर वेंजी को कुछ न कुछ याद आ रहा था, मगर फिर भी वो इसे इग्नोर करके उसे एक कील पकड़ा देती है कि ये टायर को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा वो कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली गई। इस बात पर तो शुजेंग बहुत ही ज्यादा हैरान था, मगर जाते जाते उसने वेंजी का बैच पड़ा हुआ देखा, जिससे उसको पता चला कि वेंजी जीई कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से है। नेक्स्ट सीन में लिंग वान उसे कह रहा था कि जिस लड़की को तुमने ढूंढने में 3 साल लगा दिए, तो वो हमारी ही कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती है, ये तो अच्छी बात है ना। शुजेंग बोला कि हाँ, मगर पता नहीं क्यों वो ऐसा दिखा रही थी जैसे वो मुझे पहचान नहीं पा रही। लिंगवान कहने लगा कि मुझे याद है आज से 3 साल पहले तुमने मुझे और उस लड़की को बचाने के लिए किस तरह से मिस्टर जिया के आदमियों को डिच किया था, लेकिन क्या तुम अभी तक भी उस लड़की को नहीं बुला पाए? मैंने तुम्हारे साथ 3 साल गुजार दिए और मैं जानता हूँ कि जीई कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए तुमने कितनी मेहनत की। मेरे ख्याल से तो तुम्हें अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए। शुजेंग बोला कि मैं तो अपनी उस जॉब के साथ भी ठीक था, बस तुमने ही मेरी मिन्नतें की तुम्हारी इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। आफ्टर दैट लिंगवान बोला कि चलो तुम्हें वो लड़की मिली तो सही, मुझसे पूछो जो पिछले 6 महीने से ना तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिल पाया हूँ और ना ही उससे मेरा कॉन्टेक्ट हो पा रहा है। मेरा दर्द तो अभी भी वही का वही है। नेक्स्ट सीन में वेंजी ने जॉब को रीजॉइन कर लिया था। बाकी लोग तो उसे वेलकम करते हैं, लेकिन वो खुद काफी ज्यादा नर्वस थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात शुजेंग से हुई, जो उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था, ये कहते हुए कि काफी टाइम के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। वेंजी बोली कि माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, क्या तुम भी इसी कंपनी में काम करते हो? जिस पर वो कहने लगा कि क्या मतलब तुमने मुझे नहीं पहचाना? आज से 3 साल पहले अब्रॉड में। अभी भी वो यही कहती है कि माफ करना, आज से 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मैं अपनी कुछ मेमोरी का हिस्सा खो चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अब्रॉड भी गई होंगी। शुजेंग उसके बहुत ज्यादा करीब जा चुका था,
था ये कहते हुए कि अगर तुम मुझे नहीं पहचान पा रही तो इतना नर्वस क्यों हो रही हो, और वो बोली क्योंकि आप मेरे इतना क्लोज आ गए हैं। ये सुनकर अब वो भी पीछे हो गया और अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताया कि मैं GE कंपनी का डायरेक्टर हूँ, हो सकता है कि फ्यूचर में भी तुम्हें ट्रबल्स देता रहूं। जो कहकर वो चला गया। उसे जाते हुए देखकर वेंजी सोच रही थी कि शायद मुझे तुम्हें भूल जाना चाहिए। अब्रॉड में जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से मैं अपनी सिस्टर वेन हाउ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि अब्रॉड से वापस आने के बाद वेंजी ने वो 3 साल अपनी सिस्टर के साथ स्पेंड किए। एक दिन वो रोड पर खड़ी उसका वेट कर रही थी, लेकिन अचानक से वेन हाउ की गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई थी और वेंजी के पास रुकने के बजाय उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी जान चली गई। ये वेंजी के लिए बहुत बड़ा सदमा था। गाड़ी भी एक्सीडेंट में पूरी तरह से जल चुकी, इसलिए ये पता लगाना भी मुश्किल है कि वो कोई मर्डर था या फिर सच में एक्सीडेंट। नेक्स्ट सीन में अकेले बैठकर वो सोच रही थी कि जिस तरह दर्द भरी नजरों से वेन हाउ ने उस वक्त मुझे देखा था, ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। ऊपर से वेन हाउ के फोन में कोई वी नाम का पर्सन उसे धमकियां दे रहा था कि अगर तुमने मेरे अगेंस्ट कोई भी सबूत पुलिस को दिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। कुछ और भी ऐसी चीजें थी जो कि वेंजी को क्लियर नहीं हो पा रही, इसलिए उसने फैसला किया कि आज के बाद वो अपनी सिस्टर की जगह लेकर उसके ऑफिस में जाएगी ताकि वो वी नामी पर्सन का पता लगा सके। इसीलिए ही तो उसने अपनी मेमोरी खो जाने का बहाना भी लगाया। प्रेजेंट में वो कहती है कि ये सब कुछ करने के लिए मुझे वेंजी के साथ अपना पूरा कनेक्शन तोड़ना ही था। शुजेंग, ऐसा लग रहा है कि अब तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हो, तो बेहतर होगा कि हम दोनों ही मूव ऑन कर ले। दूसरी तरफ GE कंपनी का एक और टोला दिखाया गया। उनका लीडर इनसे पूछ रहा था कि पक्की बात है ना, आज से 6 महीने पहले के बारे में वेन हाउ को कुछ भी याद नहीं, क्योंकि अगर उसे याद आ गया तो समझो हम गए। दूसरा मेंबर कहने लगा कि हाँ ये पक्की बात है क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने अच्छे से इवैल्यूएशन कर ली। इधर लीडर बोला कि उसके बारे में अब हमें परेशान होने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उसे डील करने के लिए अब मेरे पास राइट पर्सन आ चुका। यहाँ शुजेंग वेंजी की इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा था तो उसे वेन हाउ के बारे में पता चला और वो बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिर 2 लड़कियां एक ही शक्ल की कैसे हो सकती है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। सुपरवाइजर ने गुस्से में आकर बताया कि अगले 10 मिनट में मेरी तुम लोगों के साथ मीटिंग है। तुम लोगों की वजह से एक हमारा पूरा प्रोजेक्ट रुइन हो गया। उसके जाने के बाद एक कुलीग वेन हाउ से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें मैं भी याद नहीं, मैं युआन काए। तुम्हें याद है आज से 6 महीने पहले ये लड़की चीची और शीशी जबरदस्ती हमसे वो प्रोजेक्ट रिव्यू करवाना चाह रही थी, लेकिन अच्छा हुआ कि हमने नहीं किया। युआन काए के वहाँ से जाने के बाद शीशी और चीची भी इसके पास आकर पूछने लगी कि युआन काए तुमसे क्या कह रहा था, वो तो कुछ भी नहीं बोली। तो ये दोनों लड़कियां बोली कि बेवकूफ लड़की, तुम्हें याद नहीं आज से 6 महीने पहले तुम्हारे साथ काम करने के बहाने पर ये लड़का तुम्हें हरास करने की कोशिश कर रहा था। वेंसी को तो कुछ भी समझ नहीं आती कि किसका यकीन करूं और किसका ना करूं। ऊपर से अभी तक वो पर्सन वी भी तो नहीं मिला। यही सोचते सोचते वो एलिवेटर तक आ गई थी और अचानक से उसके सामने शुजेंग खड़ा था। अब तो वो और भी ज्यादा वरीड हो गई कि मुझे दोबारा से एक्टिंग करनी होगी, कहीं ये मुझे पहचान ही ना ले। उसे इग्नोर करते हुए उसके साथ जाकर खड़ी हो गई। वो बोला कि तुम दूसरों को तो बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं बना सकती। ये कहते हुए वो इसके करीब आ रहा था। वेंसी भी शुजेंग को अच्छे से जानती थी कि वो कुछ भी कर सकता है, तो फौरन से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी उसने देखा कि वो तो फोन पर बात कर रहा है। आफ्टर दैट एलिवेटर में और भी लोग इंटर हो जाते हैं। रश बनने की वजह से वेंसी उसके बहुत ज्यादा करीब जा चुकी थी। तभी किसी लड़की ने उसकी पिक्चर क्लिक कर ली और ग्रुप में शेयर कर देती है कि इस जैसी लड़कियां ही होती है जो किसी भी लड़के को आराम से पटा ले। मीटिंग में भी सब उस पिक्चर को देखकर हंस रहे थे, जबकि वेन हाउ को इसके बारे में पता तक लगने नहीं देते। आफ्टर दैट मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और सुपरवाइजर ने उस प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगी। तो हम देखते हैं कि युआन काए, शीशी और चीची ने आपस में टीम अप कर लिया और सारा का सारा इल्जाम बेचारी वेंजी पर लगा दिया। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं करना। दूसरी तरफ से शुजेंग भी आ पहुंचा था, ये कहते हुए कि प्रोजेक्ट ओनर ने दोबारा से कॉल की थी। ये सुनकर तो वो दोनों लड़कियां और भी ज्यादा वेन हाउ को ब्लेम करने लगी कि इससे कोई भी काम अच्छे से नहीं होता, इसे तो बस लड़के ही पटवा लो। ये देखो, ये आज की इसकी एलिवेटर की पिक्चर है, किस तरह ये किसी आदमी के साथ चिपकी हुई है। यकीनन ये कोई गंजा और बूढ़ा ही होगा जो इसने पैसों के लिए पटाया होगा, वरना तो उसके कपड़ों पर लगा हुआ ये ब्राउचर ही देख लो, ये किसी आम इंसान का तो नहीं हो सकता। वेंजी को कोई बोलने का मौका तक नहीं दे रहा और शुजेंग भी अपनी बुराइयां खामोशी से सुनता रहा। अचानक से शीशी को रियलाइज हुआ कि ये ब्राउचर इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी उसने शुजेंग के कपड़ों पर देखा तो फौरन उसे माफी मांग लेती है। शुजेंग बोला कि हाँ, इस पिक्चर में खड़ा हुआ लड़का मैं ही हूँ, मेरी एज की परवाह तुम मत करो और मैं अपने बालों का ख्याल रखूंगा ताकि मैं गंजा ना हो जाऊँ। हाँ, मिस वेन हाउ मुझसे टकराई जरूर थी, लेकिन इसने मुझसे माफी मांग ली। और दूसरी बात ये कि
के प्रोजेक्ट के ओनर को ये प्रोजेक्ट पसंद आया, इसलिए किसी को भी ब्लेम करने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो चला गया। वेंजी को भी अब थोड़ा सा रिलीफ मिला, लेकिन इन चारों को एक साथ मैसेज आता है कि अगर वेन हाउ फाइनेंस डिपार्टमेंट छोड़कर चली गई तो तुम लोग जो भी चाहो तुम लोगों को मिल जाएगा। इधर वेंजी जब बाहर आई तो एक लड़का अचानक से उसे पकड़कर हक कर देता है कि तुम कहाँ थी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लिंगवान होता है। उसे देखकर वेंजी को भी याद आया कि लिंगवान मेरी सिस्टर का बॉयफ्रेंड, जबकि वो इसे पूछ रहा था कि तुम पिछले 6 महीने से कहाँ थी। वेंजी ने बताया कि 6 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, जिसकी वजह से मैं कुछ मेमोरी खो चुकी हूँ, माफ करना, लेकिन मुझे हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं। जो कहकर वो फौरन वहाँ से भाग निकली। बाहर आकर वो यही सोच रही थी कि पहले तो मैं सिर्फ शूजेंग से बच रही थी, लेकिन अब मुझे इस लिंगवान से भी बचकर रहना होगा। तभी युआन काई उसके पास आकर साथ में डिनर पर चलने के लिए पूछ रहा था। इसके लिए वेन हाउ ने मना कर दिया कि अंदर मुझे डिच करके तुमने उन दोनों लड़कियों का साथ दिया और अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाऊंगी। वो तो हजारों बहाने लगाने लगा, लेकिन ये बोली कि माफ करना, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, और फिर आकर एक गाड़ी में बैठ गई। साथ ही उसे सॉरी करने वाली थी, पर तभी उसने देखा कि वो तो शूजेंग ही है। और शूजेंग बोला कि अब जब तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना ही लिया तो मैं भी थोड़ी देर एक्टिंग कर लेता हूँ। साथ ही उसके करीब चला गया था। वेन हाउ बोली कि मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन समझती हूँ। और वो कहता है कि क्या रिस्पेक्टेबल पर्सन की कोई फीलिंग्स नहीं होती क्या। खैर मैं ये कह रहा था कि ये डोर जरा खराब हो चुका है, अंदर से ओपन नहीं होता, बाहर से ओपन करना पड़ेगा। बाहर आने के बाद भी शूजेंग उसे जाने नहीं दे रहा था और कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ ज्यादा पसंद है, अगर तुम कहो तो तुम्हें कोई और जॉब ढूंढ दूं क्या। लेकिन ये बोली कि मैं जॉब करती हूँ, कोई सोशलाइज करने के लिए नहीं आई। जाते जाते शूजेंग ने बताया कि अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट सीन में शीशी ने वेंजी को एक फाइल पकड़ाई कि ये डिलीवर करनी है, साथ ही उसके पानी में स्लीपिंग पिल्स भी मिला दी, जो पानी पी लेने के बाद वो फौरन से डिलीवर करने के लिए चली गई। इधर शीशी को उसकी फिक्र होने लगी कि मुझे तो लगा था कि पानी पीकर ये सो जाएगी और डिलीवर करना भी भूल जाएगी, पर ये तो साथ ही उठकर चली गई। अगर इसका एक्सीडेंट हो गया तो। अचानक से उसके सामने शूजेंग आया तो उसे ये बात बता देती है, जबकि शूजेंग भी फौरन से उसके पीछे निकल पड़ा। उधर वेंजी की नींद से बुरी हालत हो गई थी और एक टाइम पर तो उसकी आंखें सच में बंद ही हो जाती है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि टाइम से शूजेंग उसके पीछे पहुंच जाता है और उसका एक्सीडेंट होने से बचा लिया। वेंजी बाकी तो ठीक ठाक थी, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में शूजेंग उसके होश में आने का वेट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में जब उसे होश आया और उसने शूजेंग को देखा तो पूछने लगी कि वो फाइल कहाँ गई। वो बोला कि फाइल डिलीवर हो चुकी है और अगर मैं टाइम से ना पहुँचता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी, क्योंकि तुमने शीशी का स्लीपिंग पिल्स वाला पानी पी लिया था। ये सुनकर वेंजी बोली कि शुक्र है, इस बार तो मेरी किस्मत अच्छी थी। और वो कहता है कि किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया क्या कि मैं तुम्हें हर पॉइंट पर प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। वेंजी ने उसे क्लियर कर दिया कि देखो, तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो मैं वो लड़की नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। तभी इसे लिंगवान की कॉल आई, जो कि इसे एक होटल में बुला रहा था। शूजेंग बोला कि अगर ज्यादा अर्जेंट है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट सीन में उसने वेंजी को ड्रॉप कर दिया था, लेकिन ये होटल देखकर उसे याद आया कि लिंगवान अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस होटल में मिलने के लिए आया करता था, जो कि पिछले 6 महीने से लापता है। उधर वेंजी को भी देखकर कुछ ऐसा ही याद आया कि यहाँ तो वेन हाउ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आया करती थी और दोनों रोमांटिक भी हो जाते थे। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।